अगले दिन रिपोर्ट आई और हुआ भी वही जो डॉक्टर ने कहा था, डेंगू। डॉक्टर ने खूब सारी दवाइयाँ लिख दी, बुखार रोकने से लेकर मल्टीविटामिन तक, गोलियां भी रिवाल्वर के कारतूस के साइज की। अगले 3 दिन तक आशु ने मेरी बहुत देखभाल की और मेरे कई बार उसे हॉस्टल जाने के आग्रह करने के बाद भी उसने मेरी बात नहीं मानी। बुखार अब नहीं था पर कमजोरी बहुत थी, मेरा प्लेटलेट काउंट काफी गिर चुका था। ये तो आशु 4 टाइम खाना बनाकर मुझे खिला रही थी तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं थी। सुमन भी मुझे से मिलने रोज आती और अपने साथ फ्रूट्स लाती और वही हंसी मजाक चलता रहा। तीसरे दिन तो आंटी जी भी आ गई और उन्होंने भी आशु की बहुत तारीफ की। भाई भतीजी हो तो आशु जैसी कि अपने चाचा का इतना ख्याल रखती है। ये सुनकर आशु को उतना अच्छा नहीं लगा जितना पुरुषोत्तम अंकल की तारीफ करने से हुई थी। अब उन्होंने तो आशु को मेरी मंगेतर माना था और आंटी जी ने उसे भतीजी। माँ सेवा करेगी ही, इसके चाचू ने भी इसका कम ख्याल रखा है। स्कूल से लेकर एक यही तो है जो इसे पढ़ा रहे हैं। सुमन की बात सुनकर आशु खुद को बोलने से नहीं रोक पाए। आंटी जी घर में सिर्फ और सिर्फ यही हैं जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर अब तक पढ़ाया है। 10वीं और 12वीं मैं इन्हीं की वजह से पढ़ पाई, वरना घर वाले तो सब पीछे पड़े थे कि ब्याह कर ले। नोट करने वाली बात ये थी कि आशु ने मुझे एक बार भी चाचू नहीं बोला था और मैं ये बात समझ चुका था, पर डर रहा था कि आंटी ये बात पकड़ न ले। शुक्र है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उनके जाने के बाद मुझे ध्यान आया कि घर में मेरी तबीयत के बारे में किसी को पता है या नहीं। क्या आशु ने किसी को बताया? आशु, तूने घर में फोन किया था? मैंने आशु से घबराते हुए पूछा। नहीं, मुझे याद नहीं रहा। आशु का जवाब सुनकर मैं गंभीर हो गया। मैंने तुरंत फोन घर मिला दिया, ये जानने के लिए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, पर शुक्र है कि कोई घबराने की बात नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली और आशु को बताया कि आगे से ये बात कभी मत भूलना, मुझे जरूर याद दिला देना, वरना वो लोग अगर हॉस्टल पहुंच गए तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। उसने हाँ में सर हिलाया। उसने भी चैन की सांस ली। आज रात सोने के समय भी उसने ठीक वही किया। मेरा सर अपने सीने से लगाकर वो लेट गई। तू इतने दिनों से कॉलेज नहीं जा रही है, तेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा होगा, इसलिए कल से कॉलेज जाना शुरू कर। आशु, आप पढ़ाई की चिंता मत करो, मैं सारा कवर अप कर लूंगी। आशु, बात को समझा कर। तकरीबन 1 हफ्ता होने को आया है। आंटी जी और सुमन क्या सोचते होंगे? मेरी बात मान और कल से कॉलेज जाना शुरू कर और मेरी चिंता मत कर, मैं घर चला जाता हूँ। वैसे भी पिताजी को मेरी तबीयत के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ऐसे में कुछ दिन वहाँ रुकूंगा तो बात बिगड़ेगी नहीं। आशु ने बहुत ना नुकुर की, पर मैंने उसे मना ही लिया। शाम को जब सुमन आई तो मैंने उसे आशु को साथ ले जाने को कहा। सुमन, अरे आशु चली गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा? मैं कल सुबह घर जा रहा हूँ, वहाँ सब लोग हैं मेरा ख्याल रखने को। मैं तो रविवार ही निकल जाता, पर तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। आशु अपना मन मार कर चली गई और उसने जो खाना बनाया था वही खाकर मैं सो गया। मैंने पिताजी को फोन कर दिया था और वो मुझे लेने बस स्टैंड आ रहे थे। 4 घंटों का थकावट भरा सफर तय कर मैं गांव के बस स्टैंड पहुंचा, जहां पिताजी पहले से ही मौजूद थे। उन्हें नहीं पता था कि मेरी तबीयत इतनी खराब है कि बस स्टैंड से घर तक का रास्ता, जो कि 15 मिनट का था, उसे मैंने 5 बार रुक रुक कर आधे घंटे में तय किया। घर जाते ही मैं बिस्तर पर जा गिरा। कमजोरी इतनी थी कि बयान करना मुश्किल था। आशु ने मुझे शाम को फोन किया, पर मैं दोपहर को खाना खाकर सो रहा था। मेरे फोन न उठाने से वो बहुत परेशान हो गई और धड़ाधड़ मैसेज करने लगी। इंटरनेट बंद था, इसलिए मैसेज भी सीन नहीं थे। वो बेचैन होने लगी और दुआ करने लगी कि मैं ठीक ठाक हूँ। रात को 8 बजे मैं उठा, तब मैंने फोन देखा और फटाफट आशु को फोन किया। मैंने कहा था न कि मैं आपकी देखभाल करूंगी, पर आपने जबरदस्ती मुझे खुद से दूर कर दिया। देखो आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई। आपने फोन नहीं उठाया तो मैंने मजबूरन घर फोन किया और तब मुझे पता चला कि आपकी कमजोरी और बढ़ गई है। आशु ने रोते रोते खुसफुसाते हुए कहा। जान, मैं ठीक हूँ। उस टाइम थकावट हो गई थी, पर अब खाना खाकर दवाई ले चुका हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। आपने जान निकाल दी थी मेरी, जल्दी से ऑनलाइन आओ, मुझे आपको देखना है। इतना कहकर आशु फोन रख दिया और मैंने अपने हेडफोन्स लगाए और ऑनलाइन आ गया।